हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल्स ये डिस्कस किया था। और दोनों ही रिजल्ट के अंदर फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन निकाला था या फोर्स का एक्सप्रेशन पैरेलल करंट्स के बीच में वो आया था म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाय R और इनटू L। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ लेते तो L से डिवाइड कर देते थे या L इज इक्वल टू 1 ले लेते। तो दोनों ही केस में फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम कुछ रूल्स यूज करते हैं और जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिव्यू ले रहे हैं। पहला तो हम अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये फोर्स होता है फिजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। और अगर आपका प्रेफरेंसली थीटा 90 डिग्री हो जाता है, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब साइन 90 इक्वल टू 1 और साइन 91 होगा यहाँ, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आई एल पी हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ ही कहते थे कि फोर्स है आई एल के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर आपके पास आई एल और बी के बीच में भी एंगल 90 डिग्री हो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे तीनों, और तीनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं मींस जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस केस में हम प्रेफर करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने की। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? यदि हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें तो ये रिस्पेक्टिवली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को इंडिकेट करते हैं, मींस एफ बी आई को इंडिकेट करते हैं। जैसे अपने देश के अंदर सीबीआई होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसी तरह से अमेरिका की जो एजेंसी है एफबीआई होती है। तो इस तरह से ध्यान रख ले कि एफबीआई, और हमने इसको इस तरह से बनाया। ये सपोज अपना लेफ्ट हैंड है और इसके थंब को रिप्रेजेंट किया जाएगा फोर्स के लिए, ये बी के लिए और ये आई के लिए। ठीक है, तो अगर हमें सपोज बी और आई की डायरेक्शन पता चल जाए तो थंब को क्लोज कर लेते हैं। बी और आई, पहले बी देखिए कहाँ है, प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ड है, आउटवर्ड है, किस डायरेक्शन में। उसके बाद आई को ऊपर करिए कि आई किस डायरेक्शन में, और आई और बी दोनों पता चल जाए तो उसके बाद आप एफ थंब फोर्स के लिए थंब को ओपन कर दीजिए। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यदि हम इसको अदर वर्ड्स में ऐसे लिखें तो एक शब्द सुना है आपने ईएमएफ, तो उस ईएमएफ की फॉर्मेट में भी ध्यान रख सकते हैं। ई स्टैंड्स हियर फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, एम स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपका बी हो गया, और एफ स्टैंड्स फॉर द फोर्स। तो अगर इसको इलेक्ट्रिक करंट है मींस ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड M और ये हो गया फोर्स जी। कब? जब आपने कैसे ये तो अगर एफबीआई लेते थे तो एफबीआई तो होता था कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। एफबीआई है ये तो लेंगे किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये ईएमएफ लेंगे कैसे? जब आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे। ईएमएफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, समझ में आ गई? अच्छा, अगर हमारे पास कोई अदर देन 90 डिग्री मींस कोई एक्यूट एंगल है, सपोज थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो हम प्रेफर करेंगे ये F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस
बी मींस IL से किधर की तरफ कर्ल करें, बी की तरफ कर्ल करें, और इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल जिसको कहते हैं, या राइट हैंड पाम रूल भी दोबारा बताएंगे इसमें, ही राइट हैंड रूल थंब रूल, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर लेकर के हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते थे करंट से। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि सपोज आप IL से और B की तरफ घुमाव करते हैं, अगर मान लो सपोज ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, ये IL हुआ और सपोज ये B हुआ, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिकली कोई एंगल, तो आपने घुमाव करना है किधर, IL से और B की तरफ, किधर घुमाव करना है, IL से और B की तरफ। सपोज ये IL है और ये B, ठीक है, तो ये IL को आपने लेना है किससे, कर्ल ऑफ फिंगर से, IL से घुमाव करना, कर्ल का मतलब घुमाव, तो IL से और B की तरफ घुमाव करना, तो पहले IL से स्टार्ट करना, ये IL है और B की तरफ घुमाव करिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करते तो B से IL होता, लेकिन ये IL से B, और फिर थंब को ओपन कर दीजिए, तो थंब जिधर भी जाएगा फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पे फोर्स कैसे जाएगा, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ट जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो IL से B की तरफ घुमाव करें, हम कहते हैं कि IL से B की तरफ घुमाव, IL से B की तरफ घुमाव, घुमाव का मतलब हुआ कर्ल, या फिर हम ऐसे कहें कि भाई ये कौन से हैंड से करना था, राइट हैंड से, या फिर IL और B दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में लिखे IJK में, और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो वो मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो IL क्रॉस, और इसमें हम डायरेक्शन यूज करते हैं जो राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल बोलते थे, ये परपेंडिकुलर के लिए प्रेफर किया जाएगा IJK, तो आपको पता है I क्रॉस J आपके पास होता है K, J क्रॉस K होता है I, और K क्रॉस I होता है J, और अगर कोई भी एक एंटी पेयर ले लिया, अपोजिट पेयर ले लिया, तो उसका माइनस साइन आ जाता था, ये आपको पता था, इसलिए इस तरह से अप्लाई कर सकते थे। एक है आपके पास राइट हैंड पाम रूल, पहले हम डायरेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इसकी। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल में ये कहता है कि अगर हम, हमारा जो राइट हैंड है, ठीक, ये, और स्ट्रेट वाला रूल यूज करते थे करंट थंब से और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से, तो वही करंट तो थंब से और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से, तो फिर भी फोर्स बच गया, एक तो करंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है। करंट तो आपने थंब से बता दिया और मैग्नेटिक फील्ड किससे बता दिया, फिंगर से, तो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिधर की तरफ आपकी पाम जाएगी। तो आप ये कह सकते हो, आपका अगर राइट हैंड ले लेते हैं, तो ये तो आपके पास हुआ करंट फील्ड, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फोर्स है ये किससे दी जाएगी, पाम से। पाम किस डायरेक्शन में आपकी हथेली इधर की तरफ पॉइंट करेगी, ठीक है। जैसे हम स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, वहां पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं राइट हैंड पाम। आपकी करंट है, ठीक है, तो करंट को थंब से और मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर से कहते हैं, फिंगर पाम से इधर किधर जाएंगी, इनवर्ट, और यहाँ होगा तो कैसे आएंगी, आउटवर्ड। यहाँ तो फील्ड कैसा हो जाता था, इनवर्ट, और यहाँ कैसा हो जाता था, आउटवर्ड। तो फील्ड लाइंस यहाँ तो बाहर की तरफ आती थी और यहाँ कैसे जाती थी, अंदर की तरफ। तो वहां भी हम जो राइट हैंड थंब रूल, जो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, उसको भी राइट हैंड पाम रूल के रूप में भी समझ सकते हैं। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इनवर्ट है, मतलब करंट ही अंदर की तरफ जा रहा है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, पाम रूल से देखिए फोर्स, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना हो तो मैंने एक बार बीच में ले लिया थोड़ा सा, आप ये कहते हो करंट को थंब से और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से, ठीक है, तो करंट तो गया अंदर की तरफ, तो फील्ड इस पॉइंट पे किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड, ऐसे, ठीक है, फील्ड लाइंस इस तरह से आएगी। और अगर मान लो सपोज यहाँ पे करंट बाहर की तरफ होता, करंट ऐसे बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालते वो कैसे, ऐसे, ठीक, कहने का मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फील्ड लाइंस का जो लूप है वो इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक। तो थोड़ा सा मैंने बीच में डिस्कस कर लिया।
अब हम अपने इसी मेन टॉपिक करते हैं। आपको जब ये फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स भी निकालते हैं तो उसके अंदर भी ये आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हो आप इस आई एल क्रॉस बी के, और आई एल क्रॉस बी आपको याद होगा पीटी क्रॉस बी वाला रिलेशन F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B में भी हमने यूज किया था। ये उस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन आया था F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B से आया था। तो F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। इसमें F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस B के अंदर, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ भी यूज होता है F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B, और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेबली जब परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ठीक है। या फिर हम राइट हैंड पाम रूल यूज करें या ए से बी की तरफ घुमाव यूज करें, तो तीनों में से कोई भी अपनी सहूलियत के अनुसार हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हम बात कर रहे थे कि फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, ये आपने दो पैरेलल करंट लिए थे, ये I1 और ये I2। एक बार डायरेक्शन को थोड़ा सा समझने के लिए दोनों रूल से एक साथ लगाए, एक बारी बारी से अगर अप्लाई करके देखें। आप एक होगी जब इस करंट को लेते हो I2 को, ठीक है, तो करंट स्ट्रेट है, तो फील्ड इसका कैसा आएगा, बाहर की तरफ। पाम रूल भी कहूं तो भी बाहर की तरफ, फिंगर्स भी कैसे आएंगे यहाँ पे बाहर की तरफ, तो इसका फील्ड यहाँ पे कैसा आया, बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसका फील्ड देखोगे करंट, इस करंट का, तो यहाँ कैसे जाएगा, अंदर की तरफ, तो इसका फील्ड कैसा हो गया, अंदर की तरफ। अभी दोनों फील्ड कैसे अनलाइक, और अनलाइक फील्ड हमने पढ़ा है कि कैसे करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये फील्ड कैसा, अंदर की तरफ, ये पहले का फील्ड इसके ऊपर होगा V1, इसका फील्ड इसके ऊपर होगा, ये किधर है, V2 बाहर की तरफ, ठीक है। अब आप किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर निकालें, किससे निकाले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो क्या कहता है, F B और I, लेफ्ट हैंड का F B और I क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर F B और I, ठीक है। तो F का पता करना, इसको बंद कर दिया, B और I, ठीक है। तो B किधर की तरफ है, पहले देखिए, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो B का है अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं डिचकाउंट, तो इस तरह से, तो B हो गया ये। अब I देखिए किधर की तरफ, I नीचे की तरफ है क्या, नहीं, I किधर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो B हो गया इनवर्ड, ये था F B और I, तो B हो गया इनवर्ड, I हो गया इधर अपवर्ड, तो फोर्स किधर हो गया, टुवर्ड्स I1, तो I1 करंट ने के फील्ड ने अपनी तरफ खींचे, फोर्स किस पे आ गया था, सेकंड के ऊपर। ऐसे अब इसके ऊपर बात करो, फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है ना, फील्ड कैसे, बाहर की तरफ, ठीक है। करंट किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, देखिए फील्ड तो हो गया बाहर की तरफ, करंट किधर, नीचे की तरफ नहीं, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स किधर आया, टुवर्ड्स द कंडक्टर C2 B2 या टुवर्ड्स I2, ये फोर्स हो गया F1। तो दोनों क्या करें, अट्रैक्ट करे थे। अगर IL से B का घुमाव करके कर सकते हो, तो वैसे भी देख लीजिए, ये आपने कहा सपोज IL, ठीक है, और B क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे फिर कर रहा हूँ, ये तो कौन, रेड जो चौक है IL, सॉरी B, और ये कौन है IL, और IL से इधर घुमाव करना है, B इसको बंद रखना है, अंग्रेज काल सब के साथ सोने अंग्रेज कर दी, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना है, IL से B की तरफ घुमाओ, तो IL से B की तरफ उंगलियों को घुमाओ, ठीक है, IL से B की तरफ घुमाओ, ये IL था, IL की तरफ रखी, और IL से B की तरफ घुमाओ किया, तो फोर्स किधर की तरफ आया, थंब की तरफ, तो IL से B की तरफ घुमाओ से ये डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल लगाएं, तो राइट हैंड पाम रूल कहता है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, और पाम किसको बताती है, फोर्स को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर की तरफ है, इनवर्ड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, लेकिन जब तक करंट ओपन नहीं करेंगे तब तक हम पता नहीं चलेगा। तो देखिए फील्ड इनवर्ड, करंट इधर है ना, फील्ड इनवर्ड, ऐसे भी इनवर्ड, करंट इधर है नहीं, तो किधर है, अपोजिट है, तो फील्ड तो हो गया इनवर्ड और करंट हो गया अपवर्ड, तो फोर्स किधर की तरफ आया, पाम की तरफ है, ठीक है। तो आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, या IL से B की तरफ घुमाव लगाइए, तीनों बातें एक ही, ठीक है। चलो अब हम इन दोनों न्यूमेरिकल के ऊपर, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, दोनों फार्मूले के ऊपर। सो हमने ये सपोज कोई करंट का नहीं कंडक्टर है, और इसके ऊपर कोई फील्ड लगा दिया, सपोज क्रॉस फील्ड लगा दिया हमने, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन बताइए, ये करंट है I, आपको पता है कि करंट ये है और फील्ड इसका इनवर्ड है, तो परपेंडिकुलर तो है, दोनों बीच में 90 डिग्री है,
तो फोर्स का जो फार्मूला है वो तो F इक्वल टू आई एल इंटू बी होगा, मैग्नीट्यूड में कोई रोड़ा नहीं है। डायरेक्शन की बात आई तो राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, आई एल से बी की तरफ घुमा यूज करिए, या फिर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, ठीक है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड पाम रूल यूज करें तो फील्ड तो कैसा है, इनवर्ड है, ठीक है, करंट इधर की तरफ डाउनवर्ड होता है, वैसे करके करंट की तरफ अपवर्ड है, तो इसका मतलब इसमें फोर्स इधर काम करेगा, पाम की तरफ काम करेगा, ये फोर्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही सपोज ये फील्ड ये करंट होता, ठीक है, तो करंट इधर की तरफ है, फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स किधर हो गया, पाम की तरफ हो गया, ये फोर्स निकल है। अब बात आती कि यदि हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में अगर रख दिया, सपोज ये ऐसे रख दिया, ये प्लेन ऑफ द बोर्ड में है करंट कैरिंग कंडक्टर को, और ये इसके परपेंडिकुलर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू IL इनटू B होगा, IL से B की तरफ घुमाव करोगे फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो IL से B की तरफ घुमाव कर दीजिए या राइट हैंड पाम रूल यूज कर दीजिए, तो फील्ड तो इनवर्ड है, करंट देखो इधर की तरफ, तो फोर्स क्या होगा, इस फील्ड की तरफ काम करेगी, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, इतनी लेंथ का 1 मीटर का, L मीटर का, और L मीटर का ही है, ठीक है, और इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इसको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इन दोनों करंट ने जो एंगल बना रखा है वो 30 डिग्री बना रखा है, मतलब टोटल एंगल इनके बीच में 60 डिग्री कहने का मीनिंग ये हुआ, और करंट जा रहा है इसमें ऐसे, ठीक है, लेंथ मेंशन हो गया, आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेंशन होगी, इनवर्ड हो गया। अब आपसे कहता है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स बताओ कितना होगा, तो आप ये कहोगे कि जी इसके ऊपर फोर्स निकाले पहले तो, अरे किसके ऊपर निकालो, दोनों फोर्सेस का क्या करें, सुपरपोजिशन करें, जोड़े। तो आप ये कहते हो कि यदि मैं इस पॉइंट पे फोर्स लिखना चाहता हूं तो कैसे, वही राइट हैंड पाम रूल, फील्ड तो इनवर्ड है, करंट इधर की तरफ, तो फोर्स किधर हो गया, पाम की तरफ, ये फोर्स हो गया। ऐसे इसके ऊपर निकालें तो फील्ड तो इनवर्ड है, करंट इधर की तरफ है, तो पाम इधर की तरफ पॉइंट कर रही है, ये फोर्स, इसकी लेंथ सेम, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल की दोनों के सेम, क्योंकि प्लेन में रखे इसमें, तो फोर्स की नेट वैल्यू निकालनी तो इन दोनों के अकॉर्डिंग होगी, इन दोनों के कारण से। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेट कर लूँ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल हो गया 30 डिग्री, ऐसे इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेट कर ले तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अब ये क्योंकि इसके ऊपर क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर है के, तो इसका मतलब ये एंगल कितना बच गया, 20, 90 में से 30 हटा दे तो कितना 60, ऐसे ही 30 ही हटा दे तो ये कितना बच गया 60। अब हम क्या करें, इस फोर्स को रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस फोर्स को इस एंगल के लोग, तो एंगल के लोग रिजोल्व करेंगे तो कैसा कंपोनेंट आएगा भाई, कोस कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा F cos 60, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा हो जाएगा F sin 60। ऐसे ही इस F को रिजोल्व करेंगे किधर की तरफ, एंगल की तरफ, तो कोस कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा F cos 60, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कौन सा हो जाएगा F sin 60, ठीक है। अब हम देखें तो ये F sin 60 और ये F sin 60 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये काउंटर कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, तो फोर्स किधर की तरफ बचा F cos 60 और F cos 60, तो नेट कितना बचा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F cos 60 प्लस F cos 60 मींस ट्वाइस F cos 60 हुआ, और cos 60 कितना होता है, जो sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, so that is 2 F into 1/2, that is F। so ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ, और F आपके पास कितना होता है, that is equal to I into L into V होता है, ठीक है। so अगर हम नेट फोर्स देखें तो वो इस डायरेक्शन में है, इस एक्सिस का लूं, और अगर इस लाइन को मैं ज्वाइन करूं इनके एंड टर्मिनल्स को, तो ये इसके इधर की तरफ फोर्स आया, तो अगर इसमें करंट मैं इस पॉइंट ए को इनिशियल मान लूं, इसको फाइनल मान लूं, तो
मींस डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये होगी, ठीक है, जो रिजल्टेंट होगी इस L1 का और L2 का। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो कैसे होना चाहिए, करंट इधर की तरफ तो फोर्स इधर की तरफ, वो ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर आप इसके ऊपर फोर्स बताते हैं इस सेक्शन के ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हुई, और वो एक्चुअली क्या है, सेम है कि अगर इसकी बजाय, इन दोनों की बजाय ये वाला करंट एलिमेंट लिया जाता तो सेम डायरेक्शन आती। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मेरे पास दो करंट पोर्शन है तो उनके कारण से जो फोर्स आएगा वो ये आएगा I L1 क्रॉस B प्लस I L2 क्रॉस B। नोट में ध्यान रखना है, तो अगर कंबाइन करके लिखे तो I L1 क्रॉस L1 प्लस L2 क्रॉस B, ठीक है। और L1 प्लस L2 को अगर L बोल दें तो I L क्रॉस B ये फोर्स का फॉर्म होगी। इसका मतलब जो L है वो क्या है, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ L1 एंड L2। तो अगर आपके पास एक ये L1 लेंथ है, L1 डिस्प्लेसमेंट है, एक ये L2 है, दो वेक्टर ले लिए, और अब ये जो होगा ये क्या होगा, दैट इज L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दैट इज AB, A प्लस B, ठीक है। R इज A प्लस B, तो ये R आता है, L हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि अगर आपके पास दो करंट कैरिंग पोर्शन हो तो आप चाहे वो किसी शेप का, जिस शेप का है, ठीक है, करंट इधर की तरफ जा रहा है और फिर सपोज ये इनवर्ड है, तो आपको इस लेंथ के ऊपर फोर्स निकालो, नो डाउट इधर की तरफ आएगा, लेकिन आप इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इनिशियल इसको फाइनल, तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दीजिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट जितना होगा, अगर रेडियस r मान ले तो कितने हो जाए टोटल 2r, तो लेंथ कितनी मिल जाएगी 2r। तो फोर्स कैसे निकलेगा, F इज इक्वल टू I L B sin 90 हो गया 1, तो I और लेंथ कितनी मिल जाएगी 2r इनटू B, और फोर्स की डायरेक्शन आप इसके ऊपर निकालोगे। तो देखिए करंट कहां से जा रहा है, A टू B, तो A को B को सीधा ज्वाइन कर दीजिए, तो फील्ड तो हो गया इनवर्ड, करंट इधर की तरफ हुआ राइट हैंड पाम रूल से, तो फोर्स किधर की तरफ आएगा, इस डायरेक्शन के अंदर, ये फोर्स हुआ, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमें इस तरह से करना भी है, कोई ये ऐसे कोई शेप हो किसी भी तरह से, तो इस इनिशियल पॉइंट को सीधा फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करके ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकले, सपोज ये x1 y1 कोऑर्डिनेट हो और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट हो, तो आप इससे L निकाल सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर से निकालते हो, या अगर आप वेक्टर निकालो तो कितना आएगा x2 माइनस x1 i स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 j स्क्वायर। तो L भी आ गया, और B भी अगर मैग्नेटिक फील्ड पता हो, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट लिख सकते हैं। सपोज B दे दिया, तो किसी डायरेक्शन में लिखना चाहो तो B cos थीटा इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा B sin थीटा, तो इसके साथ लग जाएगा I कैप और इसके साथ लग जाएगा J कैप। तो B को लिख सकते हो B cos थीटा I कैप प्लस B sin थीटा J कैप, और फिर IL को किससे क्रॉस कर दीजिए B से, आपके पास फोर्स के मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई करंट पोर्शंस है इरेगुलर शेप के, तो हम फर्स्ट पॉइंट को इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करके एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ ले लेते हैं, वो आपके पास करंट एलिमेंट की लेंथ एज्यूम करके उसके ऊपर फोर्स निकाला जा सकता है। शेप चाहे कैसी भी हो, तो उनको इक्वेशन डिस्कस करते हैं। तो सपोज आपको एक आगे भी xy प्लेन के अंदर कोई करंट पोर्शन है और उसके अंदर कोई करंट जा रहा है से आई, पहली बात में हम कोई भी ले सकते हैं, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट ओरिजिन के तो हो गए 0 0, और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दी 1√3 1,√3, मींस ये तो हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y1। तो आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये आप निकाल सकते हैं, ये इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है सपोज B, और वो जनरल डायरेक्शन के साथ सपोज 60 डिग्री बना करके, हो सकता है 30 डिग्री हो, ठीक है। तो पहले मैं 60 का निकालता हूँ और बेसिकली साइड ये 0 आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अगर इस पे फोर्स निकाले, फाइंड द फोर्स ऑन द करंट वायर, फाइंड द फोर्स ऑन वायर, तो वो कैसे निकलेगा, देखिए ये x एक्सिस पे से y एक्सिस, तो फोर्स इस केस के अंदर हम ऐसे निकालेंगे, IL से क्रॉस B करेंगे
मींस जो आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्रॉस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और करंट एलिमेंट को, तो करंट एलिमेंट को अगर लिखे तो वेक्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाएगा बताइए, x2 minus x1 i cap means 1 minus 0 i cap, 1 minus 0 i cap, ऐसे लिखते हैं आप x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap, तो x2 minus x1 करोगे तो 1 minus 0 that is 1, so 1 i cap means say i cap plus y2 minus y1, y2 is root 3 and y1 is 0, so root 3 j cap, ये आपके पास L आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब L आ गया तो I से मल्टीप्लाई करने में तो IL आ जाएगा, सो IL इज इक्वल टू I बाहर लिख दें और I कैप प्लस रूट 3 J कैप, सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं जनरल सा सॉल्व कर रहा हूं इसको। नाउ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें वेक्टर फॉर्म में, तो इसको अगर रिसोल्व करें तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, b cos 60 में एंगल मेंशन आपको, और इधर की तरफ क्या होगा, b sin 60, तो इसको अगर bx बोल दे और इसको बोल दे b y, ठीक है, इधर की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप, तो इधर की तरफ क्या होगा j कैप, x एक्सिस का नाम i कैप बोलते हो, y एक्सिस का नाम j कैप, पहले पता आपको 11 से, तो b वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, bx i कैप प्लस by j कैप, तो bx तो कितना है, b cos थीटा होगा, तो 60 थीटा लिखते हैं 60 है तो 60 30 होता 30, तो b cos 60 और इसके साथ क्या लगेगा i कैप प्लस b sin 60 और इसके साथ लगेगा j कैप, b cos 60 कितना होगा, तो sin 30 होता, sin 30 होता 1/2, सो b/2 और i कैप प्लस b sin 60 कितना होता √3/2, तो √3/2 और j कैप, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया। सो थर्ड, अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकलेगा, IL क्रॉस B, तो IL ये रहा सेकंड में और B ये रहा, ठीक है, आपको कुछ वैल्यूज मेंशन हो सकती थी करंट की वैल्यू, और फिर वो अभी आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डाटा से लिंक करना न्यूमेरिकल्स को इजी होता है। सो IL को इससे क्रॉस करेंगे, तो IL की वैल्यू होगी I into I कैप प्लस √3 J कैप क्रॉस, मैं I को बाहर लिख देता हूँ, और ये हो गया B कितना, b/2 I कैप प्लस b/2 और √3 और j कैप, तो इसको जब हम क्रॉस करें तो सपोज इस पहली टर्म को इसके साथ क्रॉस करते हैं पूरी के साथ, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, I क्रॉस b/2 into 1 b/2 और I क्रॉस I, और आपको पता है पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, I क्रॉस I 0 J क्रॉस J 0 K क्रॉस K 0, परपेंडिकुलर वेक्टर के I से K से लिखते हैं, ऐसे फिर इसको लिखते हैं I, इसको J और इसको K, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज हो तो माइनस लिख देते हैं, तो ये तो हो गया इसके साथ, ठीक है, अब इसका इसके साथ करोगे तो J क्रॉस I आएगा कितना, √3/2 प्लस √3 b/2 और J क्रॉस I, और आपको पता है कि J क्रॉस I करेंगे तो क्या होगा, चल रहे हैं तो माइनस के, तो इसके लिए तो माइनस के लिखा जाएगा, हम बाद में लिख देंगे। अब इसका करते हैं इसके साथ, पहले इसके साथ करोगे तो I क्रॉस J, और I क्रॉस J कितने का, प्लस में 1 था इसके साथ, और इसके साथ √3/2 b, √3/2 और b और I क्रॉस J, ठीक है, इसके साथ करोगे तो J क्रॉस J वो 0 हो जाएगा, तो प्लस √3 और √3 3 हो गया, 3b/2 वैल्यू कुछ भी हो जाए, J क्रॉस J 0 हो रहा है तो हो गया, तो हमारे पास टर्म में कौन कौन सी 0 होगी भाई, J क्रॉस J 0, I क्रॉस I 0, और J क्रॉस I की जगह क्या लिखेंगे, J क्रॉस I माइनस के, और I क्रॉस J की जगह क्या लिखेंगे, K, ये लिख दिया जाएगा K, ठीक है, तो एक तो K आया और एक माइनस के, √3b/2 दोनों में सेम है, तो एक प्लस की टर्म और एक माइनस की टर्म, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, इसका मतलब ये होगा कि इसने 60 डिग्री बनाया है फील्ड ने, तो ये जो एंगल है ये भी कितना आया होगा 60 डिग्री रहा होगा, पैरेलल रहे होंगे, तभी तो IL क्रॉस भी लिखते हैं, IL भी sin थीटा, तो थीटा 0 हो गया दोनों के बीच में, IL हो गया, और इधर की तरफ ही क्या हो गया B हो गया, ये भी 60 पे, तो इसलिए फोर्स कितना 0, तो आपके पास फोर्स हो गया
एफ इज इक्वल टू, देखिए आई बाहर है, एक टर्म आ गई √3/2 b/2 और कितना भाई के कैप, और एक आ गई प्लस √3/2 और माइनस के कैप। ठीक है, तो ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल कर दी, सो नेट फोर्स यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री पे था एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ये भी 60 डिग्री पे ही होगी, इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल। अब मान लो इसको 30 डिग्री कर देते तो 30 डिग्री करने से क्या होता, यहीं पे चेंज कर दे इसको cos 30 या sin 30, sin 30 कितना होता 1/2 में चेंज कर दूं। ठीक है, आपने कर लिया होगा, इसको चेंज करके उसके लिए रिजल्ट निकाल देता हूं। कब, जब ये आपके पास कितना हो 30 डिग्री, तो आप इसको 30 डिग्री कर लीजिए, ये 30 डिग्री कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, या cos 30 या sin 30। cos 30 कितना होगा √3/2, cos 30 बोलते तो sin 60, sin 60 में √3/2 आई कैप। इसका बताइए भाई sin 30 1/2 तो b/2, इसका मतलब टर्म में क्या होगी चेंज होगी, इंटरचेंज। ठीक है, तो आपके पास मैं मिटा दूं इसको, हालांकि बिना मिटाए भी मैग्नीट्यूड भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। i प्लस √3j और ये हो गया आपके पास √3 आ गया इसके साथ b, और इसके साथ आ गया b/2, ये √3 हट गया इससे b/2। ठीक है, फिर हम करें तो इसको इसके साथ करेंगे पूरे के साथ, तो पहले i क्रॉस i कितना होगा 0, तो i क्रॉस i वाली टर्म तो मैंने क्या कर दी 0 लिखी, प्लस इसकी करोगे j क्रॉस i के साथ। ठीक है, j क्रॉस i कितना होगा माइनस के, इनको मल्टीप्लाई करो √3 × √3 3 और /2 b, और ये आपके पास हो गया j क्रॉस i। ठीक है, इसका हो गया, इसके साथ पूरा करो। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके साथ करेंगे तो i क्रॉस j होगा, तो प्लस b/2 और कितना भाई i क्रॉस j, और i क्रॉस j कितना होता है क्या होता है। ठीक है, फिर इसका इसके साथ करोगे j क्रॉस j 0, और कितना है √3 b/2 और भाई j क्रॉस j, तो j क्रॉस j अगेन कितना हो गया 0, यहाँ i क्रॉस i भी 0 हो गया था, यहाँ पे पहली टर्म में कितना था √3 b/2 और i क्रॉस i। ठीक है, तो i क्रॉस i भी 0। ठीक है, j क्रॉस k लिखें तो ये आ गया 3/2 b और j क्रॉस k इज -k प्लस b/2 और i क्रॉस j इज k। ठीक है, सो फोर्स अब इस केस में कितना आएगा F इज इक्वल टू, प्लस वाले को पहले लिख लो 3/2 b/2 सॉरी k कैप एंड -3 b/2 k कैप। ठीक है, तो ये आधा और आधे में से 1.5 घटाएंगे नेगेटिव में आ जाएगा, तो आपके पास दो एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया b k कैप -3b k कैप, तो दैट इज -2b k कैप बाय 2 से 2 कट जाएगा, तो -b और k कैप। इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी किधर आएगी बोलिए z एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये आप फोर्स जब 30 डिग्री करते हैं तब आता है 60 पैरेलल थे इसलिए 0 आया था। ठीक है, अब हम दूसरी फॉर्म्स के लिए और डिस्कस करते हैं।